तन्हा ही रहते। तुमने लॉकर अच्छे से चेक किया था? चेक तो नहीं किया था, सुबह को पता चला कि मैंने जब उठाओ। हेलो जी सर। क्या हुआ? हाँ मैं आ रही हूँ। नहीं, ज़हीर साहब ने सब वर्कर्स को बुला लिया है। नहीं। ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ साथ जाओ तुम। ये मैं खुद ही चली जाऊंगी, इंटरनल मामले। अच्छा सुनो, लेकिन परेशान मत होना, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। जाओ। मुझे भी लूप में रखना। सब ठीक हो जाए बेचारी। इतनी बड़ी रकम, 50,000। हेलो, यस सर। ओके सर। खैरियत सर? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं पहुंच जाता हूँ फार्म हाउस सर। ऑलराइट, सी यू सून, नो वरीज। अब तुम्हारी तरफ क्या हो गया भाई? वो मेरा जो बॉस है, उनकी मैडम सीढ़ियों से गिर गई, उनको चोट लग गई है, उनकी जगह मीटिंग पे मुझे जाना पड़ेगा। क्या नीलूफर मैम? तुम इसके बॉस की मिसेस को कैसे जानती? जाहिर है, नजूमी थोड़ी है, मैं नहीं बताया था ज़ारा को। मैं सारा को देखती हूँ। अब बनाए, मैं तैयार होके आता हूँ। ध्यान से उतरना था ना मुझजान। मेरा ध्यान एक जगह टिकने कहाँ देते हो तुम दोनों? बातें सुन रहे हैं आप अपनी मिसेस की? जी सुन रहा हूँ, इनको तो बस वो उस लड़की का गम सताई दे रहा है। हाँ ऑब्वियसली, क्या आप और आपके बेटा मिलके मेरी मदद करेंगे? अच्छा ओके, अगर वो कल तक ना आई तो मैं आपके लिए उर्दू कंपोजिंग सीख रहा हूँ। रहने दो, तुम जाके उसको मना के लेके वापस आओ। तुम्हारी वजह से खफा होके गई है यहाँ से। अरे क्या कह रही हो बेटा, बात सुन लिया तो? नहीं बेटा, नहीं मेरी जान, तुम्हारी नीलोफर दादी बिल्कुल ठीक है। अरे बच्चा ऐसे सीढ़ियों से स्लिप हो गई ना, तो इसलिए बाजू में चोट लग गई। नहीं, मसल्स को डैमेज हुआ है। मैं क्यों लूंगी उनकी टेंशन? बोन बिल्कुल सही है, शुक्र अल्लाह का। सीरियसली? हो गॉड दादू, आप मुझे समझ नहीं आता इतना मेलोड्रामा कर कैसे लेती है। अभी नहीं बात कर सकती, वो तबीयत ठीक नहीं है। शाम को बात करवा दूंगी। हाँ मेरी जान, जिद ना करो। बहुत फिक्र है उसे, बहुत फिक्र कर रही है बिस्मा तुम्हारी। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था? हाय बेटा, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? खुदा ना खास्ता तुम्हारी माँ कोई लूली लंगड़ी तो नहीं हो गई? ओहो, हम हैं ना, हम सब ख्याल रख लेंगे। तुम जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। अच्छा आर्टिकल लिखा तुमने इस दफा, वेरी नाइस। ज़द अपनी से कहेगा कि मुझे ज़ारा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर उम्मी कहेंगी कि ज़ारा वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है और मुझे भी वो बहुत पसंद है। ज़द जवाब देगा कि लेकिन आप ज़ारा से कोई बात न करें क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले मैं अपनी तमाम गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अकबर साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ज़द और शहीर उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाएंगे। डॉक्टर बताएंगे कि आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं और अब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ज़द अपने बाबा से मिलने जाएगा तो अकबर साहब कहेंगे, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे बस
एक फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद कहेगा, बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अकबर साहब बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी वकील को ले आओ ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद कहेगा, बाबा मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसी दौरान शहीर ज़ारा को कॉल करेगा और बताएगा कि नाना अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो कहेगा कि हमें उनसे सब कुछ बता देना चाहिए ताकि हमारे हक में सब वाज़े हो जाए। जद ये सब सुन लेता है। ज़ारा शहीर से कहेगी कि नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो कि हम वहाँ जाकर ये फजूल बातें करें। शहीर जवाब देगा कि अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उस वक्त जद वहाँ पहुँच जाएगा। शहीर घबरा जाएगा और जद खामोशी से चला जाएगा और सीधा ज़ारा के घर पहुँच जाएगा। ज़ारा उसे देखकर हैरान होगी और पूछेगी, जद तुम यहाँ कैसे? जद कहेगा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक़ है। ज़ारा घबरा जाएगी और कहेगी, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं। उन्होंने हमारी नानी और हमारी उम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। जद कहेगा, यही वक्त उन सब बातों का है। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवा दूंगा। जब अकबर साहब की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो जद उन्हें घर ले आएगा। अकबर साहब कहेंगे, बेटा मैंने तुमसे वकील लाने को कहा था। जद जवाब देगा, बाबा हमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं और न ही मुझे आपकी जायदाद में से कुछ चाहिए। ये सब ज़ारा और उसकी बहन को मिलना चाहिए। अकबर साहब हैरान होंगे और पूछेंगे, कौन ज़ारा? जद कहेगा, वही ज़ारा जो मामा के पास काम करती है, वही आपकी उस्ल वारिस है, आपकी निवासी है। ये सुनकर अकबर साहब का दिल दहल जाएगा और उन्हें माज़ी की तमाम बातें याद आने लगेंगी। नीलो भी हैरान होगी और कहेगी, मगर बेटा तुम्हारे बाबा का अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो ये सब अपनी खुशी से सिर्फ तुम्हें देना चाहते हैं। जद कहेगा, मैं किसी का हक लेकर कभी खुश नहीं रह सकता। मैं यहाँ उनके हिस्से की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि वो दोनों बहनें अकेले मुश्किलात का सामना कर रही हैं। जद ज़ारा के घर जाएगा और दोनों बहनों को अपने साथ हवेली ले आएगा। अकबर साहब ज़ारा और उसकी बहन को गले लगाएंगे और कहेंगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए तुम दोनों बच्चियां अकेले अपने हालात से लड़ती रहीं। उसके बाद जद और ज़ारा की एक नई कहानी का आगाज़ हो सकता है। ये कहानी बहुत दिलचस्प और जज्बाती हो सकती है। नाज़रीन अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को। जद अपनी उम्मी के सामने बैठकर बहुत संजीदगी और मोहब्बत के साथ कहेगा, आमी मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़ारा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। उम्मी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देंगी और कहेंगी, बेटा ज़ारा वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन जद दिल की गहराई से जवाब देता है, अम्मी बराह करम आप अभी उससे कोई बात न करें, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सब कुछ अपने तरीके से हल करना चाहता हूँ ताकि कोई गलत फहमी न रहे। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुद ज़ारा के दिल में अपने लिए जो जज्बात हैं उन्हें समझ लूँ और फिर आगे बढ़ूँ। दूसरी जानिब अकबर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। जद और शहीर फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उनकी हालत देखकर कहते हैं, आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं, अब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जद अपने बाबा के पास जाता है, जो कमज़ोरी के आलम में उसे देखकर कहते हैं, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस एक फ़िक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद दिल की मोहब्बत से जवाब देता है, बाबा ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक होगा। अकबर साहब फिर संजीदगी से कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वकील को ले आओ ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद मोहब्बत और वफादारी के साथ कहता है, बाबा मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस दौरान शहीर ज़ारा को फ़ोन करता है और इत्तला देता है कि नाना अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और अब वक्त है कि सबको हकीकत मालूम हो कि असल वारिस कौन है। ज़ारा थोड़ी परेशानी से कहती है, शेर नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो कि हम वहाँ जाकर ये बातें करें। शहीर कहता है, अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद ये सब सुन रहा होता है और दिल में फैसला करता है कि सब कुछ खुद वाज़े करेगा। जद खामोशी से वहाँ से निकलकर सीधा ज़ारा के घर पहुँचता है। ज़ारा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, जद तुम यहाँ कैसे?
जद पर एतमाद लहजे में कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक है। ज़ारा घबरा कर जवाब देती है, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं। उन्होंने हमारी नानी और उम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त उन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं। जद कहता है, यही वक्त है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवा दूंगा। जब अकबर साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है तो जद उन्हें घर ले आता है। अकबर साहब हिरर से पूछते हैं, बेटा मैंने तुमसे वकील लाने को कहा था। जद जवाब देता है, बाबा हमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं और न ही मुझे आपकी जायदाद में से कुछ चाहिए। ये सब ज़ारा और उसकी बहन के लिए होना चाहिए। अकबर साहब पूछते हैं, कौन ज़ारा? जद फ़ख्र से कहता है, वही ज़ारा जो मामा के पास काम करती है, वो आपकी असल वारिस है, आपकी निवासी है। ये सुनकर अकबर साहब के दिल में माजी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी निवासी को नज़रअंदाज किया। नीलो भी हैरान होकर कहती हैं, बेटा तुम्हारे बाबा का अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं और वो ये सब अपनी खुशी से सिर्फ तुम्हें देना चाहते हैं। जद कहता है, मैं किसी का हक लेकर खुश नहीं रह सकता। मैं यहाँ उनके हिस्से की आसाइश में। जद अपनी उम्मी के सामने बैठकर बहुत अदब और मोहब्बत के साथ कहेगा, अम्मी मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़ारा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। उम्मी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान होती हैं, मगर फिर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, बेटा ज़ारा वाकई एक शानदार और अच्छी लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन जद ने अपनी आवाज़ में संजीदगी और यकीन के साथ कहा, अम्मी बराह करम आप अभी उससे कोई बात न करें, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं तमाम गलत फहमियाँ दूर कर लूँ और सब कुछ अपने तरीके से हल करूँ, ताकि मुस्तकबल में कोई पेचीदगी या मसला न रहे। मैं चाहता हूँ कि ज़ारा के दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो खुद ब खुद वाज़ेह हों और मैं किसी दबाव या मुदाखलत के बग़ैर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूँ। इसी दौरान अकबर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। जद और शहीर फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर उनकी हालत देखते हैं और कहते हैं, आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं, अब आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जद अपने बाबा के पास आता है और अकबर साहब कमज़ोरी और थकन के आलम में उसे देखकर कहते हैं, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस एक फ़िक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद दिल की गहराई से जवाब देता है, बाबा ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर साहब संजीदगी से कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अभी वकील को ले आओ ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद मोहब्बत और वफादारी के साथ जवाब देता है, बाबा मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उस दौरान शहीर ज़ारा को फ़ोन करता है और बताता है कि नाना अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है और अब वक्त है कि हकीकत सबके सामने आ जाए कि असल वारिस कौन है। ज़ारा परेशानी से कहती है, शेर नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो हम वहाँ जाकर ये फजूल बातें करें। शहीर दबाव में कहता है, अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद ये सब कुछ दौर से सुनता है और अपने दिल में फैसला करता है कि सब कुछ खुद वाज़ेह करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की मेहनत और हक ज़ाये हो। जद खामोशी से वहाँ से निकलता है और सईदा ज़ारा के घर पहुँचता है। ज़ारा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, जद तुम यहाँ कैसे? जद पर एतमाद लहजे में कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक है। ज़ारा घबरा कर जवाब देती है, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं, उन्होंने हमारी नानी और अम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त उन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं। जद कहता है, यही वक्त है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवाऊंगा। जब अकबर साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है तो जद उन्हें घर ले आता है। अकबर साहब हैरत और थोड़ी उलझन के साथ पूछते हैं, बेटा मैंने तुमसे वकील लाने को कहा था। जद जवाब देता है, बाबा हमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं और न ही मुझे आपकी जायदाद में से कुछ चाहिए। ये सब ज़ारा और उसकी बहन के लिए होना चाहिए। अकबर साहब हैरत से पूछते हैं, कौन ज़ारा? जद फ़ख्र और मोहब्बत के साथ कहता है, वही ज़ारा जो मामा के पास काम करती है, वो आपकी असल वारिस है, आपकी नवासी है। जद अपनी अम्मी के सामने बैठकर बहुत नरमी और मोहब्बत के साथ कहेगा, अम्मी मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़ारा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ।
उम्मी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाएंगी, मगर फिर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहेंगी, बेटा ज़ारा वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी वो पसंद है। लेकिन जद ने अपनी आवाज़ में संजीदगी और यकीन के साथ कहा, अम्मी बराह करम आप अभी उससे कोई बात न करें, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी और उसकी तमाम गलत फहमियाँ दौर कर लूँ, ताकि मुस्तकबल में कोई पेचीदगी न रहे और सब कुछ अपने तरीके से हल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ज़ारा के दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो खुद ब खुद वाज़ेह हों, और मैं किसी दबाव या मुदाखलत के बग़ैर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। इस दौरान अकबर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। जद और शहीर फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उनकी हालत देखकर कहते हैं, आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं, अब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जद अपने बाबा के पास आता है और अकबर साहब कमज़ोरी और थकन के आलम में उसे देखकर कहते हैं, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस एक फ़िक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद दिल की गहराई से जवाब देता है, बाबा ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर साहब संजीदगी से कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अभी वकील को ले आओ, ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद मोहब्बत और वफादारी के साथ जवाब देता है, बाबा मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसी दौरान शहीर ज़ारा को फ़ोन करता है और इतला देता है कि नाना अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और अब वक्त है कि सबको हकीकत मालूम हो कि असल वारिस कौन है। ज़ारा थोड़ी परेशानी से कहती है, शेर नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो हम वहाँ जाकर ये बातें करें। शहीर दबाव में कहता है, अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद ये सब कुछ दौर से सुनता है और अपने दिल में फैसला करता है कि सब कुछ खुद वाज़ेह करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की मेहनत और हक ज़ाये हो। जद खामोशी से वहाँ से निकलता है और सईदा ज़ारा के घर पहुँचता है। ज़ारा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, जद तुम यहाँ कैसे? जद पर एतमाद लहजे में कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक़ है। ज़ारा घबरा कर जवाब देती है, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं, उन्होंने हमारी नानी और अम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त उन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं। जद कहता है, यही वक्त है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवा दूंगा। जब अकबर साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है तो जद उन्हें घर ले आता है। अकबर साहब हैरत और थोड़ी उलझन के साथ पूछते हैं, बेटा मैंने तुमसे वकील लाने को कहा था। जद जवाब देता है, बाबा हमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं और न ही मुझे आपकी जायदाद में से कुछ चाहिए, ये सब ज़ारा और उसकी बहन के लिए होना चाहिए। अकबर साहब हैरत से पूछते हैं, कौन ज़ारा? जद फ़ख्र और मोहब्बत के साथ कहता है, वही ज़ारा जो मामा के पास काम करती है। जद अपनी उम्मी के सामने बैठकर निहायत अदब और नरमी के साथ कहेगा, अम्मी मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़ारा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। उम्मी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाएंगी, लेकिन फिर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहेंगी, बेटा ज़ारा वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी वो पसंद है। जद अपनी बात को और ज़्यादा संजीदगी से वाज़ेह करता है, अम्मी बराह करम आप अभी उससे कोई बात न करें, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी और उसकी तमाम गलत फहमियाँ दौर कर लूँ, ताकि मुस्तकबल में कोई उलझन या मसला पैदा ना हो। मैं चाहता हूँ कि ज़ारा के दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो खुद ब खुद वाज़ेह हों, और मैं किसी दबाव या मुदाखलत के बग़ैर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूँ। इसी दौरान अकबर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। जद और शहीर फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर उनकी हालत का जायज़ा लेते हैं और कहते हैं, आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं, अब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जद अपने बाबा के पास जाता है और अकबर साहब कमज़ोरी और थकन के आलम में उसे देखकर कहते हैं, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस एक फ़िक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद दिल की गहराई से जवाब देता है, बाबा ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर साहब संजीदगी से कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वकील को ले आओ, ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद मोहब्बत और वफादारी के साथ जवाब देता है, बाबा
मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसी दौरान शहीर ज़ारा को फ़ोन करता है और इतला देता है कि नाना अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और अब वक्त है कि सबको हकीकत मालूम हो कि असल वारिस कौन है। ज़ारा थोड़ी परेशानी से कहती है, शेर नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो हम वहाँ जाकर ये बातें करें। शहीर दबाव में कहता है, अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद ये सब कुछ दूर से सुनता है और अपने दिल में फैसला करता है कि सब कुछ खुद वाज़ेह करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की मेहनत और हक ज़ाये हो। जद खामोशी से वहाँ से निकलकर सीधा ज़ारा के घर पहुँचता है। ज़ारा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, जद तुम यहाँ कैसे? जद पर एतमाद लहजे में कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक़ है। ज़ारा घबरा कर जवाब देती है, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं। उन्होंने हमारी नानी और अम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त उन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं। जद कहता है, यही वक्त है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवा दूंगा। जब अकबर साहब की तबीयत बेहतर हो जाती है तो जद उन्हें घर ले आता है। अकबर साहब हैरत और थोड़ी उलझन के साथ पूछते हैं, बेटा मैंने तुमसे वकील लाने को कहा था। जद जवाब देता है, बाबा हमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं और न ही मुझे आपकी जायदाद में से कुछ चाहिए। ये सब ज़ारा और उसकी बहन के लिए होना चाहिए। अकबर साहब हैरत से पूछते हैं, कौन ज़ारा? जद फ़ख्र और मोहब्बत के साथ कहता है, वही ज़ारा जो मामा के पास काम करती है, वो आपकी असल वारिस है, आपकी नवासी है। जद अपनी उम्मी के सामने बैठकर नहायत अदब, आजिज़ी और मोहब्बत के साथ कहेगा, अम्मी मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़ारा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। उम्मी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाएंगी, लेकिन फिर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहेंगी, बेटा ज़ारा वाकई एक शानदार और अच्छी लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। जद ने अपनी बात को मज़ीद वाज़ह करते हुए कहा, इमी बराह करम आप इस वक्त ज़ारा से कोई बात न करें, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी और उसकी तमाम गलत फहमियाँ दूर कर लूँ, ताकि मुस्तकबल में कोई उलझन पैदा ना हो। मैं चाहता हूँ कि ज़ारा के दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो खुद बखुद वाज़ेह हों और मैं किसी दबाव या मुदाखलत के बग़ैर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ कुदरती तरीक़े से हल हो और हमारा रिश्ता हकीकी मोहब्बत की बुनियाद पर मजबूत हो। इसी दौरान अकबर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। जद और शहीर फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर उनकी हालत का जायज़ा लेते हैं और कहते हैं, आपके मरीज़ होश में आ चुके हैं, अब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जद अपने बाबा के पास जाता है और अकबर साहब कमज़ोरी और थिकन के आलम में उसे देखकर बोलते हैं, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस एक फ़िक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। जद मोहब्बत और यकीन से जवाब देता है, बाबा ऐसी बातें मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर साहब संजीदगी और फिक्री कैफियत के साथ कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अभी वकील को ले आओ ताकि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, वरना मेरे बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद मोहब्बत और वफादारी के साथ जवाब देता है, बाबा मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है और मैं चाहता हूं कि सब कुछ सही तरीके से सबको पहुंचे। इसी दौरान शहीर ज़ारा को फ़ोन करता है और बताता है कि नाना अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है और अब वक्त है कि सबको हकीकत मालूम हो कि असल वारिस कौन है। ज़ारा थोड़ी परेशानी से कहती है, शेर नाना अभी अस्पताल में हैं और तुम चाहते हो हम वहाँ जाकर ये फजूल बातें करें। शहीर दबाव में कहता है, अगर उन्होंने मौत से पहले सब कुछ जद के नाम कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जद ये सब कुछ दूर से सुनता है और दिल में फैसला करता है कि सब कुछ खुद वाज़ेह करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की मेहनत और हक ज़ाये हो। जद के दिल में ये भी एहसास है कि अगर वक्त पर हकीकत सामने न आई तो वो दोनों बहनें अपनी मेहनत और कुर्बानी के बावजूद तन्हा रह जाएंगी। उसलिए वो फ़ौरन एक मजबूत और फैसलाकुन कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। जद खामोशी से वहाँ से निकलकर सीधा ज़ारा के घर पहुँचता है। ज़ारा उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, जद तुम यहाँ कैसे? जद पर एतमाद और मोहब्बत के साथ कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे बाबा से क्या ताल्लुक़ है। ज़ारा घबरा कर जवाब देती है, तुम्हारे बाबा हमारे नाना हैं,
उन्होंने हमारी नानी और अम्मी को छोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त उन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं। जद कहता है, यही वक्त है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा हक मैं ज़रूर दिलवा दूंगा, तुम्हें किसी किस्म की कमी या बेबसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं सब कुछ अपने हाथ में ले रहा हूँ। नीलो भी हैरान होकर कहती हैं, बेटा, तुम्हारे बाबा का अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं और वो ये सब अपनी खुशी से सिर्फ तुम्हें देना चाहते हैं। जद कहता है, मैं किसी का हक लेकर खुश नहीं रह सकता, मैं यहाँ उनके हिस्से की आसाइश में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि वो दोनों बहनें अकेले मुश्किलात का सामना कर रही हैं। जद ज़ारा के घर जाता है और दोनों बहनों को अपने साथ हवेली ले आता है। अकबर साहब ज़ारा और उसकी बहन को गले लगाते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए तुम दोनों बच्चियां अकेले अपने हालात से लड़ती रहीं। उसके बाद जद और ज़ारा की ज़िंदगी में एक नई कहानी का आगाज़ होता है, जो मोहब्बत, इंसाफ, ख़ानदानी रिश्तों और वफ़ादारी की अहमियत को उजागर करती है। ये कहानी जज्बात, दिलचस्पी, इंसानी हमदर्दी, कुर्बानी और ज़िम्मेदारी के रंगों से भरी हुई है और नाज़रीन को दिखाती है कि हकीकी मोहब्बत और इंसाफ हमेशा अहमियत रखते हैं और ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद मजबूत करते हैं। अकबर साहब के इन आंसुओं ने फ़ज़ा को और भी बोझल कर दिया होगा। ज़ारा और उसकी बहन की आंखों में बरसों की महरूमी, तन्हाई और दुख एक साथ हिमड़ आएंगे। ज़ारा लरुस्ती आवाज़ में कहेगी, नाना अब्बा, हमें आपसे कभी नफ़रत नहीं रही, बस हमें हमेशा ये एहसास रहा कि हम अकेले हैं। अकबर साहब उसकी बात सुनकर और ज़्यादा टूट जाएंगे और कहेंगे, बेटा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वक्त पर सच का सामना नहीं किया। मैं दुनिया की रस्मों और अपनी अना में ऐसा इल्झा रहा कि अपनी ही औलाद और नवासियों से दौर होता चला गया। जद खामोशी से ये मंजर देख रहा होगा। उसकी आंखों में भी नमी होगी, मगर उसके चेहरे पर सुकून होगा कि उसने आखिरकार वही क्या जो उसके ज़मीर ने गुवारा किया। हवेली में ज़ारा और उसकी बहन की आमद एक नई हलचल पैदा कर देगी। नौकर, मुलाजिमा और पूरा घर हैरत से इन दोनों को देखेगा, जो बरसों तक इस शान और शौकत से दूर रहें। नीलो अगरचा ज़ाहरी तौर पर खामोश रहेगी, मगर उसके दिल में कई सवालात और खदशात जन्म ले रहे होंगे। वो सोचेगी कि अब इस हवेली का निज़ाम बदलेगा, रिश्तों के मानी बदल जाएंगे और जद की ज़िंदगी का रख भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ज़ारा खुद को इस माहौल में अजनबी महसूस करेगी, जहाँ हर चीज़ कीमती है मगर दिलों में खुलूस कम नज़र आता है। जद उसे हौसला देगा और कहेगा, ये घर अब तुम्हारा भी है, यहाँ किसी को तुम पर हुक्म चलाने का हक नहीं। वक्त के साथ साथ अकबर साहब ज़ारा और उसकी बहन के करीब आने की कोशिश करेंगे। वो उनके साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी के वो बाब खोलेंगे जो बरसों से बंद थे। वो अपनी नानी और बेटी के साथ होने वाली ज़ियादतियों का इतराफ़ करेंगे और कहेंगे कि किस्मत ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया है कि वो अपनी गलतियों का उजाला कर सकें। ज़ारा का दिल अगरचा नरम होगा, मगर वो जल्दी सब कुछ भला नहीं पाएगी। उसके दिल में अब भी ये खौफ होगा कि कहीं ये सब आर्जी ना हो, कहीं फिर से उसे तन्हा ना छोड़ दिया जाए। उसी दौरान जद और ज़ारा के दरमियान ताल्लुक़ में भी एक नया मोड़ आएगा। ज़ारा जद की नीयत और किरदार से मुतासिर ज़रूर होगी, मगर उसके दिल में ये सवाल बार बार उठेगा कि क्या जद की मोहब्बत हमदर्दी पर मबनी है या हकीकी एहसासात पर। जद उसकी खामोशी को समझता होगा और उसे वक्त देगा, क्योंकि वो जानता है कि टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए सब्र और सच्चाई की ज़रूरत होती है। वो ज़ारा से कहेगा, मैं तुमसे कोई वादा ज़बरदस्ती नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करना। उसी दौरान जद और ज़ारा के दरमियान ताल्लुक़ में भी एक नया मोड़ आएगा। ज़ारा जद की नीयत और किरदार से मुतासिर ज़रूर होगी, मगर उसके दिल में ये सवाल बार बार उठेगा कि क्या जद की मोहब्बत हमदर्दी पर मबनी है या हकीकी एहसासात पर। जद उसकी खामोशी को समझता होगा और उसे वक्त देगा, क्योंकि वो जानता है कि टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए सब्र और सच्चाई की ज़रूरत होती है। वो ज़ारा से कहेगा, मैं तुमसे कोई वादा ज़बरदस्ती नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करना सीखो। कहानी का ये मोड़ न सिर्फ ख़ानदानी राजों को बेनकाब करेगा, बल्कि हर किरदार के असल चेहरे को भी सामने ले आएगा। एक तरफ विरासत, लालच और खौफ हैं, तो दूसरी तरफ इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी जद का फैसला साबित करे। गाह की असल अमीरी जायदाद में नहीं, बल्कि सही और गलत में फ़र्क करने की हिम्मत में होती है। ज़ारा और जद की ये नई शुरुआत नाजरीन को ये पैगाम देगी कि सच चाहे जितना भी तलख हो, आखिरकार दिलों को जोड़ने का ज़रिया बन जाता है।
और जो रिश्ते इंसाफ और खुलूस पर कायम हों वही वक्त की कसौटी पर पूरा उतरते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हवेली की फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगेगी, मगर ये तब्दीली आसान नहीं होगी। ज़ारा और उसकी बहन के दिलों में अभी भी वो ज़ख्म ताज़ा होंगे जो बरसों की महरूमी और बेयकीनी ने दिए थे। हर कमरा, हर कीमती चीज़ उन्हें ये एहसास दिलाती होगी कि ये आसाइशें उनका हक़ होते हुए भी उन्होंने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। ज़ारा अक्सर रात को जाग कर सोचती रहेगी कि क्या वाकई ये सब हमेशा के लिए है या फिर किसी दिन सब कुछ उससे छन जाएगा। उसके दिल में अकबर साहब के लिए एहतराम और शिकवा दोनों मौजूद होंगे। एक तरफ वो नाना है और दूसरी तरफ वही शख्स जिसकी एक गलती ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अकबर साहब अपनी सेहत बेहतर होने के बाद हवेली में सबको उठा करके एक अहम बात करना चाहेंगे। वो कमज़ोर आवाज़ मगर मजबूत इरादे के साथ कहेंगे कि अब वो किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। वो सबके सामने ऐलान करेंगे कि ज़ारा और उसकी बहन इनकी असल वारिस हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें वो इज्जत, मकाम और तहफ़्फ़ुज़ मिले जो बरसों पहले मिल जाना चाहिए था। ये बात सुनकर नैलो के चेहरे पर नागवारी के आसार वाज़ेह होंगे, मगर वो खामोश रहेगी क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका होगा। शहीर भी दिल ही दिल में खुद को हारा हुआ महसूस करेगा क्योंकि उसकी चालाकी और लालच उसके काम नहीं आ सकेंगे। इस ऐलान के बाद ज़ारा के दिल पर एक अजीब सा बोझ उतरेगा। एक तरफ उसे अपने हक़ के मिलने की खुशी होगी तो दूसरी तरफ यह एहसास भी कि यह सब उसे कितनी देर से मिला है। वो अकबर साहब के करीब जाकर कहेगी, न अब्बा, हमें जायदाद से ज़्यादा आपका साथ और सच चाहिए था। अगर आप पहले हमें अपना लेते तो शायद हमारी जिंदगियां इतनी मुश्किल न होते। अकबर साहब की आंखों से आंसू बह निकलेंगे और वो एतराफ़ करेंगे कि उन्होंने दुनिया के डर से अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया था और अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी बाकी ज़िंदगी तौबा और इस्लाह में गुजरे। दूसरी जानिब ज़द की शख्सियत सबके लिए एक मिसाल बन चुकी होगी। हवेली के लोग उसे सिर्फ वारिस नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान के तौर पर देखने लगेंगे। ज़द खुद भी अंदर से बहुत बदल चुका होगा। वो समझ चुका होगा कि दौलत और ताकत वक्ती चीज़ें हैं, असल अहमियत रिश्तों और ज़मीर की होती है। वो ज़ारा से खुलकर बात करने की कोशिश करेगा और उसे यकीन दिलाएगा कि उसके फ़ैसले में कोई मजबूरी या दिखावा शामिल नहीं, बल्कि ये सब उसके दिल की हवेली में आने वाले दिन ज़ारा और उसकी बहन के लिए आजमाइशों से भरे होंगे। बेज़ाहिर सब कुछ ठीक नज़र आएगा, मगर अंदरूनी तौर पर कई कश्मकशें जन्म ले चुकी होंगी। ज़ारा को हर कदम पर यह एहसास सताता रहेगा कि वो इस घर में मेहमान नहीं बल्कि वारिस है, मगर फिर भी उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ होगा कि कहीं उसे कबूल न किया गया तो। नीलो की खामोश नज़रें, मुलाजिमों की सरगोशियाँ और पुरानी रवायात ज़ारा को बार बार ये एहसास दिलाएंगी कि यह हवेली सिर्फ दीवारों का नाम नहीं बल्कि ताकत और अख्तियार की अलामत है, जहाँ हर रिश्ता आजमाइश से गुजरता है। इसकी बहन अक्सर ज़ारा से कहेगी कि हमें मजबूत रहना होगा क्योंकि ये जगह हमें आसानी से कबूल नहीं करेगी। अकबर साहब अंदर ही अंदर खुद से लड़ते रहेंगे। वो हर नमाज के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और सोचेंगे कि अगर वक्त पीछे लौट आता तो वो अपनी बेटी और नवासियों को कभी तन्हा न छोड़ते। वो ज़ारा और उसकी बहन को करीब बुलाकर उनके बचपन के किस्से सुनना चाहेंगे, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना चाहेंगे ताकि शायद उनका बोझ कुछ हल्का हो सके। ज़ारा जब अपनी माँ की जदोजहद और नानी की कुर्बानियों का जिक्र करेगी तो अकबर साहब की आंखों से आंसू बहते रहेंगे और वो खुद को कभी माफ़ न कर सकेंगे, मगर फिर भी दिल ही दिल में शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने उन्हें सच का सामना करने का मौका दे दिया। ज़द उस पूरे माहौल में एक मजबूत सहारा बनकर अभरेगा। वो हवेली के मामलात में भी तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेगा और रिश्तों में भी वो नीलो से खुलकर बात करेगा और उसे बावर कराएगा कि ज़ारा और उसकी बहन का यहाँ आना किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ कायम करने के लिए है। नीलो बज़ाहिर खामोश रहेगी, मगर उसके दिल में हसद और खौफ दोनों पल रहे होंगे, क्योंकि वो जानती होगी कि अब उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। शहीर भी अंदर ही अंदर अपने मंसूबों की नाकामी पर कढ़ता रहेगा और मौके की तलाश में होगा कि किसी तरह हालात को अपने हक में मोड़ सके। इधर ज़ारा और ज़द के दरमियान रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक नाजुक मोड़ पर आएगा। ज़ारा ज़द की कुर्बानी और उसूल पसंदी से मुतासिर ज़रूर होगी, मगर उसके दिल में यह सवाल बार बार अभरेगा कि क्या ज़द उसे वाकई एक बराबर के इंसान के तौर पर देखता है या सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है।
वो अक्सर खुद से कहेगी कि वो एहसान के साए में मोहब्बत नहीं चाहती। ज़द ज़ारा की खामोशी और फासले को महसूस करेगा, मगर उसे ज़बरदस्ती करीब लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि टूटे हुए दिल को वक्त और सच्चाई के सिवा कोई चीज़ नहीं जोड़ सकती। कहानी में उस मरहले पर एक नया मोड़ तब आएगा जब हवेली के पुराने कागजात और राज सामने आना शुरू होंगे। ज़ारा को मालूम होगा कि उसकी माँ ने कभी अपने हक के लिए कानूनी जंग लड़ने की कोशिश की थी, मगर उसे खामोश कर दिया गया था। यह इंकिशाफ ज़ारा के दिल में एक नई आग भड़का देगा। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और नानी के लिए भी इंसाफ चाहेगी। ज़द उसके साथ खड़ा होगा और कहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सबके खिलाफ जाकर भी सच का साथ देगा। ये सब मिलकर कहानी को एक और गहराई देगा, जहाँ मोहब्बत के साथ साथ इंसाफ, हक और सच की जंग भी शामिल हो जाएगी। नाजरीन देखेंगे कि ये सिर्फ एक रोमानवी कहानी नहीं बल्कि नस्लों पर मुहित जख्मों को भरने की जदोजहद है, जिसमें हर किरदार अपने माजी, हाल और मुस्तकबल के दरमियान झूल रहा है। यही कश्मकश